Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि आपके यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड से हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि हम यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अभी तक स्टडी कर रहे थे, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल थे अगर बात की जाए आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कि तो उन पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत मतलब आप ज़रूर देखेंगे कि जो क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, वो आपको इन क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे रिसर्च एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सेशन आपका बायलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखिए, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो पाए। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। And it is, which of the following variances is not controlled or manipulated in research design? तो देखिए, अगर आप लोगों ने हमारे टाइप्स ऑफ रिसर्च वाली वीडियो देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली आंसर कर देंगे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से किस में जो वेरिएंस होता है वो कंट्रोल नहीं होता और मैनिपुलेटेड नहीं होता रिसर्च डिज़ाइन में। तो वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएंस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएंस ऑफ एक्सटेनियस वेरिएबल या फिर एरर वेरिएंस। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेरिएंस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। हिंदी का ही क्वेश्चन है, सॉरी सेम क्वेश्चन है बट हिंदी लैंग्वेज में है। निम्न में से कौन सा संस्करण अनुसंधान डिज़ाइन में नियंत्रित या हेरफेर नहीं किया जाता है? तो ना ही तो आप इसको नियंत्रित कर सकते हो, ना ही इसमें कोई हेरफेर कर सकते हो। तो ये कौन सा होता है? देखिए, स्वतंत्र चर। तो ये जो स्वतंत्र चर है ये तो इंडिपेंडेंट है, तो आप इसमें तो कहीं से भी चेंजेस कर सकते हो, है ना। इसको कंट्रोल भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? नहीं किया जा सकता। तो स्वतंत्र चर में तो आप कर सकते हो, बाहरी चरों का प्रसरण यहाँ भी कर सकते हो, तृतीय विचरण में भी। लेकिन ये जो आश्रित चर का भिन्नता होता है, यहाँ पर आप कोई भी हेरफेर या फिर कोई भी नियंत्रण यहाँ पर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन यहाँ पर कहा है कि लॉन्गर टेस्ट आर मोर रिलायबल देन शॉर्टर वंस। असर्शन में ये कहा गया है कि जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं उनके कंपैरिजन में जो बड़े टेस्ट होते हैं वो ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। और इसका कारण ये दिया गया है क्योंकि हर आइटम ऐड हो जाता है यहाँ पर टेस्ट की विश्वसनीयता के लिए, ठीक है। तो इनमें से आपको करेक्ट वाला बताना है कौन सा होगा। तो देखिए, अगर मैं करेक्ट ऑप्शन देखूं तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है कि जो बड़े टेस्ट होंगे वो ज़्यादा रिलायबल होंगे, बिल्कुल होंगे शॉर्टर वंस के कंपैरिजन में। अब इसके लिए आप यहाँ पर अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ कर सकते हैं, और वो इस तरह से कर सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ लॉन्गर टेस्ट की, तो लॉन्गर टेस्ट में आपका जो MCQ यानी कि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनको हम यहाँ पर लॉन्गर टेस्ट की बेसिस पे अगर रखें, तो जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 150 होते हैं, 100 होते हैं। तो यही रेंज रहती है आपके क्वेश्चंस की, और ये रिलायबल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्योंकि भैया आप आज चाहे पेपर लीजिए चाहे कल लीजिए, ये जो 150 क्वेश्चन है इनका आंसर एज इट इज सेम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ शॉर्ट टेस्ट की, शॉर्टर वंस की, तो उनको हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि आपके जो यूनिट टेस्ट होते हैं स्कूल्स में,
ठीक है। यूनिट टेस्ट हो गए आपके जो फॉर्मेटिव होते हैं, तो ये मान लीजिए 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो ये जो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो जैसे मान लीजिए नंबरिंग में आपको 5 क्वेश्चंस दे दिए। अब ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये आप इनको करेंगे, देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, जस्ट 5, तो इसके लिए शॉर्टर वन बोल दिया। अब ये मेरे ये रिलायबल नहीं होंगे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के जो आंसर्स होंगे वो अलग अलग होंगे, कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा, है ना। तो लॉन्गर टेस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा रिलायबल हैं शॉर्टर वन से। ये मैंने आपको एग्जाम्पल देकर अपना मतलब लाइफ से कनेक्ट करके एग्जाम्पल दिया, आप इसको ऑफिशियल एग्जाम्पल नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ ए स्टेटमेंट सही है, बाकी कोई भी स्टेटमेंट यहाँ सही नहीं है, कोई भी यानी कि रीज़न सही नहीं है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हर आइटम ऐड हो जाता है टेस्ट के लिए, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो गया। हिंदी में भी देख लेते हैं। छोटे परीक्षणों की तुलना में लंबे परीक्षण अधिक विश्वसनीय होते हैं और कारण में बोला है कि प्रत्येक आइटम परीक्षण विश्वसनीयता में जोड़ता है। तो निम्न में से कौन सा सही है, कोड आपको दिए गए हैं और यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा कि केवल ए यहाँ पर सही है। Which of the following is not a criterion for the statement of a good research problem? अगर हम एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम की बात करें तो एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए कौन सी जो अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए जो स्टेटमेंट होती है उसके लिए इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है। आप क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो क्राइटेरिया में अगर हम देखें, और बात क्या थी आपकी, स्टेटमेंट ऑफ ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम, क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया में यहाँ पर बोला है एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंड अमंग वेरिएबल्स, यानी चरों के बीच में जो एक्सप्रेशन हो रहा है संबंध का, क्लैरिटी एंड एम्बिगुअसनेस, पॉसिबिलिटी ऑफ एम्पेरिकल टेस्टिंग एंड पॉसिबिलिटी ऑफ यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो यहाँ पर आपसे बोला है कि गुड रिसर्च प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा क्राइटेरिया नहीं है। अब है कौन कौन सा, तो देखिए अगर एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एक्सप्रेस करना इम्पॉर्टेंट है, होना चाहिए, ठीक है। क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी रिसर्च में, बिल्कुल। अनएम्बिगुअसनेस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। फिर है आपका कि पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, यस बिल्कुल आप एम्पेरिकल टेस्टिंग कर सकें। एम्पेरिकल रिसर्च क्या है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है अपने टाइप्स ऑफ रिसर्च में, आप वहाँ से समझ सकते हैं कि एम्पेरिकल टेस्टिंग बेसिकली क्या होता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी रहती है रिसर्च में, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को यूज़ करने की जो पॉसिबिलिटी है वो आपके गुड रिसर्च डिज़ाइन के स्टेटमेंट के अंतर्गत नहीं आती है, तो यही ऑप्शन हमारा जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी शोध समस्या के कथन का मानदंड नहीं है। चर के बीच संबंधों की अभिव्यक्ति, स्पष्टता और अस्पष्टता, तो बिल्कुल अभिव्यक्ति होनी चाहिए, स्पष्टता और अस्पष्टता यहाँ पर होनी चाहिए। अनुभवजन्य परीक्षण की संभावना भी होनी चाहिए, बट यहाँ पर सांख्यिकी विश्लेषण के उपयोग की संभावना नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं और आपसे बोला है कि इनमें से कौन से वेरिएबल जो होंगे वो कंटिन्यूअस हैं आपके। एटीट्यूड टुवर्ड्स स्कूल, फैमिली साइज एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स स्कूल, आपके स्कूल की तरफ जो आपका रवैया है वो, फैमिली साइज इन अ लोकेलिटी, किसी भी एक लोकेलिटी में एक सोसाइटी में जो फैमिली साइज होती है, मैरिटल स्टेटस ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं उनका मैरिटल स्टेटस, या फिर रिलीजियस एफिलिएशन ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ आपके क्वेश्चन की कि कौन सा वेरिएबल कंटिन्यूअस नहीं है, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो एटीट्यूड टुवर्ड्स स्कूल, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये लगातार नहीं चलेगा। हो सकता है आपका आज एटीट्यूड कुछ हो और कल एटीट्यूड आपका कुछ हो जाए, आज आपको स्कूल अच्छा लग रहा हो और कल आपको स्कूल अच्छा लगना बंद हो जाए, तो ये जो है ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। बाकी फैमिली साइज लोकेलिटी में इसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये कंटिन्यूअस रह सकता है। दूसरा मैरिटल स्टेटस मतलब लगातार चलेगा, बिल्कुल आज 2 मेंबर्स होंगे कल 3 होंगे, ठीक है।
तो ये कॉन्टीन्यूस रहेगा। मैरिटल स्टेटस ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, बिल्कुल कॉलेज की मैरिटल स्टेटस में भी आपको कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी, और जो रिलीजियस एफिलिएशन होगा वर्कर्स का उसमें भी। सॉरी, क्वेश्चन में पूछा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस वेरिएबल कौन सा है? तो जो एटीट्यूड है हमारा स्कूल की तरफ, ये कॉन्टीन्यूस है। बाकी फैमिली साइज कंटिन्यूस नहीं है, मैरिटल स्टेटस कंटिन्यूस नहीं है, और रिलीजियस एफिलिएशन नहीं है। कौन सा चर निरंतर है? तो निरंतर तो आपका स्कूल के प्रति रवैया है, ठीक है। एक इलाके के परिवार का आकार, ये आपको निरंतर देखने को नहीं मिलेगा। एक ठीक है, कॉलेज में छात्रों की वैवाहिक स्थिति एक जैसे मतलब लगातार एक निरंतर नहीं मिलेगी, और श्रमिकों की धार्मिक संबद्धता। क्वेश्चन नंबर 5 है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। अगर यहाँ पर मतलब आपको ये स्टेटमेंट्स पढ़नी है, और ये जो स्टेटमेंट है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। इट हैज़ रिलेटिवली कंप्लीट कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल पर ये रिलेटिवली मतलब कंप्लीट कंट्रोल है यहाँ पर। इट्स रिजल्ट आर एप्लीकेबल टू रियल लाइफ सिचुएशन। इसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो रियल लाइफ सिचुएशन पर एप्लीकेबल होते हैं, मतलब आप उनको वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपको दी थी, और आपसे पूछ लिया था कि कौन सी स्टेटमेंट सही है इसमें। अगर हम लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की बात करें तो यहाँ जो है वो आपकी सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है, क्योंकि ये बिल्कुल ये वाली बात सही है कि रिलेटिवली कंप्लीट कंट्रोल होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल का, लेकिन इसके रिजल्ट्स एप्लीकेबल नहीं होते हमारी रियल लाइफ सिचुएशंस पर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकेंड इज करेक्ट, तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट। प्रयोगशाला प्रयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। इसमें बाह्य चरों का अपेक्षाकृत पूर्ण नियंत्रण होता है, बिल्कुल होता है, और इसके परिणाम वास्तविक जीवन स्थिति पर लागू होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। इसके रिजल्ट्स को हम अपनी रियल लाइफ पर यूज़ नहीं कर सकते। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो अब जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूँ कि आप वाटर में फॉस्फोरस निकाल रहे हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो? अगर आपको वाटर में फास्फोरस कंटेंट निकालना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो मतलब आप जो भी सैंपल ले रहे हो अपने वाटर का, उसको हीट करेंगे, उसका रेसिड्यू छोड़ेंगे। उसके बाद आपको उस रेसिड्यू में आप परक्लोरिक एसिड डालेंगे। जब आप परक्लोरिक एसिड डालेंगे तो उसका कलर चेंज होगा। उसके बाद आप मतलब उसमें परक्लोरिक एसिड डालने के बाद आप उसको कूल होने के लिए छोड़ोगे, उसमें थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना है, ठीक है। फिर तो इस तरह से आप कुछ और केमिकल्स वहाँ पर अमोनियम मॉलिब्डेट यूज़ करेंगे। उसको जब आप टाइट्रेशन करवाएंगे ना तो वहाँ पे पिंक कलर आ जाएगा। तो आप ये मुझे बताइए कि आप अपने इसको रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, किसी की ज़िंदगी में अगर कलर भरना इस तरह से हमें ले, तो क्या आप उसके लिए परक्लोरिक एसिड वगैरह डालेंगे, उसको हीट कराएंगे? नहीं ना। तो हम यहाँ पर जो कुछ लेबोरेटरी में करते हैं उसको हम अपने रियल लाइफ पर उसके रिजल्ट को हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते कि मतलब जैसे पिंक कलर लाना है। पिंक कलर ही आता है आप जब फॉस्फोरस कंटेंट निकालते हैं, तो टाइट्रेशन जब करते हैं तो, ठीक है। तो पिंक कलर लाने के लिए आपको ये आप सोचें कि वो उस पिंक कलर से हम कपड़े रंग लें, तो ये नहीं करना है, क्योंकि भैया एसिड है, एसिड तो है कपड़े जलाएगी, तो ये इसके परिणाम वास्तविक जीवन स्थिति पर लागू नहीं होंगे। अब भैया निम्न में से कौन सा सही है? तो एक सही है, लेकिन जो सेकंड है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर मैचिंग दी हुई है और पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, अचीवमेंट टेस्ट के साथ कंटेंट वैलिडिटी दी है, एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ यहाँ प्रेडिक्टिव वैलिडिटी दी है, रीजनिंग टेस्ट के साथ कंटेंट वैलिडिटी दी है, और पर्सनालिटी टेस्ट के साथ कंकरेंट वैलिडिटी दी है। तो बिल्कुल कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप रीजनिंग टेस्ट में कंटेंट वैलिडिटी जो है वो इसी को सही कर दीजिए, क्योंकि रीजनिंग में कंटेंट की तो बात ही नहीं होती, कंटेंट का कोई वैलिडेशन नहीं होता। यहाँ पर कंटेंट तो होता ही नहीं है। आपको तो बस क्वेश्चन दिया गया होगा, आपको अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करना और आंसर दे देना है। यहाँ आप कंटेंट दिखाते हुए नहीं घूमेंगे, ठीक है। तो अचीवमेंट टेस्ट में बिल्कुल कंटेंट की वैलिडिटी होती है। अचीवमेंट टेस्ट में आप कंटेंट लिख रहे होंगे जो उसी अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल रहे हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में प्रेडिक्टिव वैलिडिटी होती है, बिल्कुल वो
प्रिडिक्शन देखते हैं, आपके जो भी एप्टीट्यूड क्वेश्चंस वो पुटअप करते हैं, उनका मोटिव रहता है कि वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपका जो जिस फील्ड से के लिए आप पेपर देने आए हो उस फील्ड में आप कितने ज़्यादा फिट बैठ रहे हो, ठीक है, उस वर्क में आपकी कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है या कितना ज़्यादा आप में सेंस ऑफ ह्यूमर है उस वर्क को डील करने का, ठीक है। तो ये वाली बातें बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो उपलब्धि परीक्षण बिल्कुल सामग्री की वैधता यहाँ पर देखी जाती है। एप्टीट्यूड टेस्ट में भविष्य कहने वाला वैधता होता है और रीजनिंग टेस्ट में सामग्री की कोई वैधता नहीं होती, व्यक्तित्व परीक्षण में समवर्ती वैधता होती है। रीड द फॉलोइंग 2 लिस्ट ऑफ आइटम्स। अब आपको यहाँ पर भी सेम वही है कि आपको मैचिंग करनी है। 2 लिस्ट दिए हुई हैं आइटम्स की, इनको आप मैच कर दीजिए, ठीक है। वहाँ आपको गलत बताना था, यहाँ आपको मैच करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें हिस्टोरिकल रिसर्च दिया है, एक्शन रिसर्च वेरिएबल दिया है। एक्शन रिसर्च हमने पढ़ा था, हिस्टोरिकल रिसर्च हमने पढ़ा था, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी शायद पढ़ा था और सर्वे रिसर्च में आपको काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। पास्ट ओरिएंटेड, तो ये कुछ 5 जो है वो रिसर्च के टाइप्स हैं और यहाँ पर आपको जो है वो यहाँ पर एक्शन रिसर्च है और ये जो कंट्रोल ऑफ वेरिएबल है ये यहाँ का है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से है और ये जो पास्ट ओरिएंटेड है ये भी यहाँ का है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, इसको जब मैच करेंगे तो जो हिस्टोरिकल रिसर्च है, ये जो हिस्टोरिकल रिसर्च है बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो बिल्कुल आप इसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे कि हिस्टोरिकल रिसर्च कैसी है, आपकी पास्ट ओरिएंटेड है। पहले जो भी कुछ घटनाएं घटित हुई हैं उनको हम हिस्टोरिकल रिसर्च में कवर करते हैं। दूसरा आपका एक्शन रिसर्च है और एक्शन रिसर्च आपका क्या होता है, तो लोकल रिसर्च होती है, ठीक है। मतलब आप लोकली जो भी कुछ अभी प्रतिक्रिया हुई होती है उस पर आप रिसर्च करते हो, ठीक है। फिर है आपका सर्वे रिसर्च। तो सर्वे रिसर्च में आप क्या करते हो, तो करंट स्टेटस आप देखते हो, मैंने आपको बताया कि आप पता लगाते हो कि अच्छा सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव है या इंटेलिजेंट है या क्रिएटिव है या फिर यूपी बोर्ड का, ठीक है। फिर आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में तो आप क्या करते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे तो आप वेरिएबल्स को ही कंट्रोल करते हो। तो आपका जो बन रहा है कोड यहाँ बन रहा है 5412, ये हम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ये हमको दिया है 5412। इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर बी एंड द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हिंदी में भी सेम है कि मतलब कि निम्नलिखित 2 सूचियों को पढ़ें और इनको मैच करना है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 में ये हो गया है, हिंदी ट्रांसलेशन की वजह से इसको इग्नोर करिएगा। ऐतिहासिक अनुसंधान, तो ऐतिहासिक अनुसंधान कब है, जो पहले घटनाएं घटित हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया है, विगत उन्मुख, ठीक है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान के साथ आप जाएंगे तो इसको आप मैच करेंगे विगत उन्मुख से। एक्शन रिसर्च, तो एक्शन रिसर्च में हमने बताया था लोकल है और यहाँ पर आप स्थानीय बोलोगे, ठीक है। स्थानीय जो भी रिसर्च की जाती है उसको कहा जाता है एक्शन रिसर्च। चरों का नियंत्रण सर्वेक्षण अनुसंधान में सर्वे जो आप करते हैं उसमें आप वर्तमान स्थिति देखते हैं, ये रही, ठीक है। और प्रायोगिक अनुसंधान में आप क्या करते हैं, तो प्रायोगिक अनुसंधान में आप चरों का नियंत्रण करते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर है इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 5412। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर आपसे बोला है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए सर्वे रिसर्च, जो सर्वे की जो रिसर्च होती है उसके कंटेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो इनमें से कौन सा स्टेप को जो है वो आप ऑर्डर में रखेंगे, तो सैम्पलिंग है, इन्फेरेंस है, डेटा एनालिसिस है और डेटा कलेक्शन है। तो ये हमने डिस्कस नहीं किया था अपने सर्वे रिसर्च में और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हमने एक क्वेश्चन की बेस पे आपको यहाँ पर ले लिया है। तो कंटेक्स्ट जो होता है सर्वे रिसर्च का, उसमें जो फॉलोइंग कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको आप सर्टेन ऑर्डर में लेते हैं, तो वो क्या है ऑर्डर, तो ये ऑर्डर है। आप सबसे पहले क्या करते हैं, तो आप सबसे पहले करेंगे सैम्पलिंग। सर्वे आप जब करो तो सबसे पहले आप सैम्पल्स लोगे ना, उन सैम्पल्स का अब आप सैम्पलिंग करने के बाद आप क्या करोगे, डेटा का कलेक्शन करोगे। डेटा का यानी कि पहले सैम्पलिंग होगी फिर डेटा का कलेक्शन होगा। डेटा का कलेक्शन होने के बाद आप फिर डेटा का एनालिसिस करोगे और उसके बाद आप उसको इंटरप्रीट करोगे यानी कि इन्फेरेंस दोगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बन जाएगा दैट इज़ 1432 और इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर भी बी में ही है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेम थिंग हैपन्स विद हिंदी ऑल्सो। एक सर्वेक्षण अनुसंधान के संदर्भ में एक निश्चित क्रम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। देखिए सैम्पलिंग आ गया, फिर अनुमान आ गया, डेटा विश्लेषण, डेटा संग्रह। सबसे पहले आप क्या करते हैं, सैम्पलिंग, फिर आप करते हैं डेटा संग्रह, फिर आप करते हो डेटा का विश्लेषण और फिर आप लगाते हो अनुमान यानी कि इन्फेरेंस। क्लियर। तो 1432 और इट इज हेयर इन ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ लोकेशन। अगर लोकेशन का मेजर की बात करें तो यहाँ पर कौन सा है, मोड है, मीन है, परसेंटाइल है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो किसके थ्रू आप मेजर करते हैं लोकेशन, मेजर ऑफ लोकेशन है तो ये है आपका परसेंटाइल, ऑप्शन नंबर सी। मतलब कितने सारे लोगों में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान का माप है, तो स्थान का माप तो आपका कौन है, प्रतिशतक है, प्रतिशतक। यानी कि अगर प्रत्येक 100 व्यक्तियों में आप किस स्थान पर हो तो ये आपका स्थान बताएगा। एन इन्वेस्टिगेटर वॉन्ट्स टू स्टडी द वोकेशनल एस्पिरेंट्स ऑफ यूजुअली चैलेंज चिल्ड्रन इन अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया, ही शुड सिलेक्ट हिज सैंपल बाय यूजिंग। तो इसमें ये सैंपल रैंडम सैम्पलिंग करेंगे या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करेंगे, पर्पसिव सैम्पलिंग करेंगे या कन्वीनिएंट सैम्पलिंग करेंगे। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पर्पसिव सैम्पलिंग। एक अन्वेषक एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में नेत्रहीन बच्चों की व्यावसायिक आकांक्षाओं का अध्ययन करना चाहता है तो प्रयोग करके उसे अपने नमूने का चयन करना चाहिए। कि क्या प्रयोग करके वो अपने नमूने का चयन करेगा, नमूना यादृच्छिक नमूनाकरण, स्थिरीकृत नमूनाकरण, उद्देश्यपूर्ण। तो नमूना कैसा होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए कि जो उद्देश्य के साथ वो कर रहा है वो उद्देश्य जो यहाँ पर पूरा हो। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और आपने हमारी जो हमने ऑलरेडी यूनिट 1 कवर किया हुआ है, यहाँ पर भी कुछ हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ साथ ही हमने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। अगर आपने हमारी ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से इन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। साथ ही रिसर्च एप्टीट्यूड के भी हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है, आप वो भी यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई एम मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स हैव अ नाइस डे एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन।